क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी को हम सब याद करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के रूप में। जी हां, आज नेताजी का जन्मदिन है और नेताजी की जब कभी बात होती है तो हमेशा याद आता है उनका वो नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी के इसी नारे ने, जो आजादी के मतवाले थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अंग्रेजी हुकूमत से लोहा ले रहे थे, उनकी रगों में खून जो है एकदम दौड़ गया था और सब के सब जो हैं वो अंग्रेजी सरकार से लोहा लेने के लिए मैदान में उतर पड़े थे। उनका नारा बहुत प्रभावी हुआ था। नेताजी एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वो चाहते तो बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते थे, लेकिन नेताजी अंग्रेजी गुलामी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। वो कई बार, दर्जनों बार जेल गए, यातनाएं सही, यहां तक कि अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने देश छोड़ा और देश से बाहर जाकर उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। और ये कहते हैं कि अगर इतिहास में जापान के ऊपर परमाणु बम नहीं गिरे होते तो शायद इतिहास दुनिया का कुछ और होता, हिंदुस्तान का कुछ और होता और शायद भारत की आजादी का इतिहास भी कुछ और होता। बहरहाल बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद नेताजी के जो योगदान है देश की आजादी को लेकर, उसको कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत हमेशा यही रही है कि नेताजी के योगदान को क्या कम करके आंका गया है देश की आजादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में। आज इसीलिए इसी से जुड़ा हम सवाल दो टूक में उठाएंगे। जो सवाल आज हम उठाएंगे वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। आज एक सवाल जिसके इर्द गिर्द इस पूरी चर्चा को समेटेंगे और वो ये कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इतिहास ने नाइंसाफी की है, क्या उनके योगदान को कम करके आंका गया है। और तीन मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, परिचय करा दें। हमारे साथ जनरल जीडी बख्शी साहब हैं। जनरल जीडी बख्शी साहब आईएनए फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे इन्होंने बहुत काम किया है, कई किताबें भी लिखी हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान संदीप देव हैं। संदीप देव वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं। इन्होंने अभी एक इनकी पुस्तक आई है कहानी कम्युनिस्टों की, जिसमें इन्होंने काफी कुछ नेताजी को लेकर के दस्तावेजों के साथ बहुत कुछ लिखा है। और हमारे साथ तीसरे मेहमान प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जनरल बख्शी, आप क्या सहमत हैं? क्योंकि बहुत से लोग बार बार ये बात कहते हैं कि नेताजी के साथ नाइंसाफी हुई है, इतिहास ने उनको जो है उनके योगदान को उस तरह से डिपिक्ट नहीं किया, उस तरह से लिखा नहीं जो उनका दरअसल में योगदान था देश की आजादी को लेकर। अरे साहब, ना सिर्फ नाइंसाफी हुई है, घोर अन्याय हुआ है उनके साथ, घोर अन्याय। देखिए, जो अगर आप वाकई ही ऑब्जेक्टिवली इतिहास को स्टडी करना चाहते हैं तो जो की डिसीजन मेकर थे भारत को आजादी दिलाने में, वो थे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली। और क्लेमेंट एटली की वारदात हुई जो बहुत ऐतिहासिक है, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल जस्टिस पीबी चक्रवर्ती के साथ सन 1956 में 2 दिन उनकी बातचीत चली, जिसके दौरान जस्टिस ने चक्रवर्ती ने बड़े दो टूक सवाल किए उनसे और उनको बड़े क्लियर आंसर्स मिले और मैं जरा उनको दोहराना चाहता हूं। उन्होंने पूछा कि जो कांग्रेस की क्विट इंडिया 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट थी वो फेल हो चुकी थी, तो आपने भारत इतनी जल्द क्यों छोड़ा युद्ध जीतने के बाद, द्वितीय महायुद्ध जीतने के बाद? क्लेमेंट एटली ने केवल 3 शब्द कहे, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी। व्हेन प्रेस्ड, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि देखिए साहब, हालांकि इम्फाल और कोहिमा की लड़ाइयां नेताजी हार चुके थे, लेकिन पूरी की पूरे जो 25 लाख उस वक्त भारतीय मूल के सिपाही डीमोबिलाइज हो रहे थे, उनमें नेताजी को लेके, आईएनए को लेके बहुत आक्रोश था, खासकर ट्रायल्स के। हम उनकी लॉयल्टी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर सकते थे। और सब जानते हैं कि 1946 में हमारी रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटनी हुई, जिसके अंदर जो है 20,000 हमारे नौसैनिक 80 जहाजों से उन्होंने जो है अंग्रेज झंडा उतारा। वो जो है नेताजी के पोर्ट्रेट्स लेके घूमे और जय हिंद का नारा लगाते हुए मुंबई और कराची की गलियों में घूमे। इसके बाद उनकी कमर टूट गई ब्रिटिश साम्राज्य की और वो चले गए। जस्टिस चक्रवर्ती बीइंग अ लीगल पर्सन, उन्होंने दूसरा सवाल किया, व्हाट देन वाज महात्मा गांधीज freedom struggle role in India's independence? ही और जस्टिस को जो जवाब दिया वो जरा
गौर करने लायक है। जस्टिस चक्रवर्ती कहते हैं, he says and I quote, Attlee's face twisted into a sarcastic smile as he spelt out the words MINIMAL, minimal. ये तो साहब कम से कम, ये तो साहब इतिहास की गवाही है। लेकिन ये गवाहियां हैं, ये इतिहास में दर्ज नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। ये हिस्टोरिकल जर्नल ऑफ इंडिया जी 1984, रंजन बोरा स्कॉलर, उसने वहां पे लिखा हुआ है, यू कैन एक्सेस इट। इट इज नॉट, ये कोई ट्विटर पे घूमती हुई ये बात नहीं है। मैं आपको बड़े विश्वसनीय सोर्सेस के साथ कह रहा हूं, और जो स्कॉलर्स हैं वो इसको चेक कर सकते हैं। और ये क्लेमेंट एटली प्राइमरी विटनेस की है। और तब भी साहब आप देखिए, विपिन चंद्रा साहब ने, जो कोर्ट हिस्टोरियन हमारे हैं, उन्होंने जो किताब लिखी फ्रीडम स्ट्रगल पे, 600 पन्ने की किताब, कितने पन्ने दिए उन्होंने नेताजी और आईएनए को? 1.5। 600 में से 1.5। ये अन्याय। आप कह रहे हैं कि अन्याय हुआ नेताजी के साथ पूरी तरह से। जबरदस्त। प्रोफेसर वार्ष्णेय, आप कितना सहमत हैं जनरल साहब की बात? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो इतिहास है उसको हम 3 चीजों में देखेंगे। पहला कि देखिए 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं जी। कांग्रेस के अध्यक्ष जब वो बनते हैं तो वो उस समय कांग्रेस के अंदर जो समाजवादी थे और वामपंथी थे, उन्होंने उनको समर्थन देके जिताया। 1939 में गांधी जी ने अपना कैंडिडेट लगाया, पट्टाभी सीताराम रवैया, उसमें वो हार गए। दूसरा उनका है, जब वो आईएनए के कमांडर बने, उसके इंचार्ज बने, उसके बाद वो जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ उसमें उनका रोल, उसमें वो किधर किधर गए वो सारा है। तीसरा है फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो बख्शी साहब कह रहे हैं नाइंसाफी हुई है। देखिए, आजादी के आंदोलन में जो आपने गवर्नर जनरल बंगाल और प्राइम मिनिस्टर ऑफ उसकी बात कर रहे हैं, वो रिकॉर्डेड इवेंट नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि वो कभी भी ये कह देना कि सिर्फ उन्हीं के कारण देश को आजादी में, नहीं, इसमें मानता हूं नेताजी, ये अगर ये जनरल साहब ने भी नहीं कहा, और ये शायद कोई भी नहीं कहेगा। स्वतंत्रता जो महात्मा गांधी की सबसे बड़ी भूमिका वो ये है कि देश की आम जनता को देश के आजादी के आंदोलन में लाने में जो महात्मा गांधी जी की भूमिका, इसलिए वो महान बने जी। इसलिए वो महान बने और बहुत सारे आंदोलन उठे। उसमें आप देखिए गरम दल, नरम दल, उसके बाद भगत सिंह, क्रांतिकारी लोग, चौरी चौरा कांड, बहुत और रॉयल इंडिया। दूसरी बात बता दूं, रॉयल इंडिया प्रोफेसर, मैं महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस किसी की तुलना नहीं करना चाहता। सबका अपना अपना देश की आजादी। एक बात, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि हम आज भी क्या सुभाष चंद्र बोस के बारे में उतना जानते हैं जो उनका योगदान था? महात्मा गांधी का योगदान कम नहीं करना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू का योगदान कम नहीं करना चाहिए, किसी का भी कम करके नहीं आंकना चाहिए, गलत है। तो वही मैं कह रहा हूं, इतिहास है। और रॉयल इंडियन नेवी का जहां तक डॉक्टर जनरल बख्शी साहब ने जो रेफरेंस दिया, आपको मैं बता दूं, उनके 2 ही झंडों से उन्होंने विद्रोह किया था, एक तिरंगा और एक लाल झंडा कम्युनिस्टों का, उसके साथ उन्होंने वहां विद्रोह किया था। और उसमें वो साफ कहते थे कि पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता के साथ साथ सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जिसमें आम आदमी को सब कुछ मिले। एहसास की बात है कि 15 अगस्त 1947 को जो हमें आजादी मिली, वो राजनीतिक आजादी तो मिली, पर आर्थिक आजादी आम जनता को नहीं मिली। ठीक है। संदीप देव, आपने अभी जो किताब लिखी, क्योंकि अभी ये बात चली और जो प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय ने कहा, उसी संदर्भ में जानना चाहूंगा, उसी संदर्भ में बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। कुछ लोग ये भी आजकल एक ये भी विवाद चलता है, कुछ लोग कहते हैं कि नेताजी जो है कम्युनिस्ट थे, नेताजी जो है समाजवादी थे। मैं उस विवाद में नहीं जाता, लेकिन क्या आपको वो कम्युनिस्ट थे, उनकी विचारधारा समाजवादी थे, जो भी थे, वो देशभक्त थे? क्या उनकी देशभक्ति को, क्या देश के लिए उन्होंने जो किया उसको हमने क्या कम करके आंका है? क्या इतिहास में आज देश के बच्चों को, देश के विद्यार्थियों को उनके योगदान को लेकर पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ उन्होंने किया? मुझे पहले मैं प्रोफेसर साहब को एक बार करेक्ट करना चाहूंगा कि 1939 में नेताजी हारे नहीं थे, पट्टाभी सीताराम से वो जीते थे, करीब 200 वोटों से वो जीते थे। पर वो एग्जीक्यूटिव में इस ढंग से किया था कि उसमें अपने नॉमिनेट करके, नॉमिनेट नहीं, वो बाद में जब वो जीते और गांधी ने कहा कि पट्टाभी की हार मेरी हार है, और कलकत्ता में जब अधिवेशन हुआ तो 12 लोगों ने कार्य समिति के इस्तीफा दे दिया। एक ऐसा आपातकाल की स्थिति बनी कि सुभाष चंद्र बोस काम नहीं कर सकते थे, स्ट्रेचर पे वो लाए गए थे, तो वो एक अलग चीज है, उस पे हम नहीं, मैं करेक्शन, उनका मतभेद था। हाँ, इसीलिए कांग्रेस से अलग भी हुए। हाँ, मैं उसमें और जो प्रोफेसर साहब ने कहा और आपने कहा, हाँ, नेताजी वामपंथी विचारधारा से प्रेरित थे।
उस समय जो इंडिया में 3 लोग थे जो बाहर गए थे, विदेश गए थे। एक तो नेहरू, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एक जयप्रकाश नारायण, जो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित होकर आए थे जी। अब इतिहास में हम जब देखते हैं कि जो नहीं लिखा गया नेताजी के बारे में, जो नेहरू थे और जो सीपीआई है या जो वामपंथी मूवमेंट चल रहा था, पूरी वो दत्त ब्रेडले की पूरी थ्योरी पे पूरा काम हो रहा था, तो वो ज्यादातर वामपंथी क्रेमलिन से गाइडेड थे। आप ये समझिए कॉमिंटर्न से गाइडेड थे। एक अकेले नेताजी थे जो कॉमिंटर्न से गाइडेड नहीं थे, इसलिए वामपंथियों ने उनका विरोध किया। और आप देखेंगे कि नेताजी का जो सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया है तो सीपीआई के लोगों ने किया है। मैं जब अभी कहानी कम्युनिस्टों की लिखने के संदर्भ में मैं उस जमाने सारी लाइब्रेरीज अखबार में पलट रहा था। पीपुल्स वार इनका जब उस समय आप उसमें आप बड़ा एक असमंजस वाली आप चीज देखेंगे कि स्टालिन और हिटलर दोनों के ने एक नॉन एग्रेशन पैक्ट किया था, जिसके बाद वर्ल्ड वार शुरू हुआ। कम्युनिस्टों ने कहिए कि हिटलर को प्रेरित किया स्टालिन ने वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ था। उस समय यहाँ की सीपीआई का जो रोल था वो ये था कि साम्राज्यवादियों के खिलाफ हमें लड़ना है, क्योंकि जर्मनी रशिया के साथ था तो वो ब्रिटेन के पक्ष में बात कर रहे थे। लेकिन जब वही 41 में जब रशिया ने अटैक कर दिया, वो जर्मनी ने अटैक किया रशिया पे समझौता तोड़ के, तो सीपीआई एकाएक पलट गई। और अब सीपीआई इसलिए पलट गई कि अब रशिया का दुश्मन रशिया का दोस्त हो चुका था ब्रिटेन। नेताजी तब तक बाहर जा चुके थे और वो जापान और इनकी जर्मनी से जब सहयोग ले रहे थे। पीपुल्स वार का उस समय का जो एडिटर हैं वो सीपीआई के जो महासचिव थे पीसी जोशी थे जी। और आप पीपुल्स वार के एक एडिशन देखिए, नेताजी को तोजो का लिखा जा रहा है। नेताजी को आप उसको देखेंगे तो जो बैठा हुआ है नेताजी बने हुए हैं, मतलब इस तरह के कार्टून बनाए जा रहे हैं। जो हिटलर का वो प्रचार मंत्री था गोएबल, वो एक नेताजी को अपने हाथ में खेल रहा है। इस तरह से पूरा नेताजी को, और आप देखेंगे कि आजादी के बाद भी जो हिस्ट्री जो जनरल साहब ने कहा कि हिस्ट्री जो लिखा गया वो ज्यादातर वामपंथी मार्क्सवादियों ने लिखा, 600 पेज में 100 पेज। तो जो वामपंथी आजादी से पहले नेताजी को लिख रहा है, ये रिकॉर्ड में है, वो नेताजी को कहां इंसाफ देगा। ठीक है, मैं उस पर कुछ प्रोफेसर दिनेश वाशे जोड़ना चाहते हैं, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन इस वक्त जो लिखा गया वो एक अलग बात थी, लेकिन आज की किताबों में भी जो कुछ स्थिति है, एनसीईआरटी की किताबों में या फिर इतिहास की किताबों में जो स्थिति है वो भी बहुत जो है कह सकते हैं कि दुख देने वाली है, वो भी बहुत चोट पहुंचाने वाली है। क्योंकि नेताजी को जो सम्मान आज भी मिलना चाहिए वो कम से कम किताबों में, हिस्ट्री की किताबों में आज भी नहीं मिल रहा है। इस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अभी तैयार नहीं हुआ वो। सुनीता, तुम्हारी बेटी की अभी काम करने की उम्र नहीं है। क्यों दीदी? ये तो सारे काम कर लेती है। बिल्कुल नहीं करेगी, न यहाँ न और कहीं। अभी बहुत छोटी है सुनीता, इसे तो स्कूल जाना चाहिए। ये 12 साल की है, इसकी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी। वो भी जुर्म था, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना भी कानूनन जुर्म है। तुम क्या मुझे जेल भिजवाओगी? कहीं आप तो ऐसा अपराध नहीं कर रहे? 5 महासागरों में तैरने वाली ये दुनिया की सबसे युवा तैराक है। देश की अकेली ओपन वाटर स्विमर जो अंटार्कटिका में फतेह हासिल कर चुकी है। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हो चुकी भक्ति शर्मा की सफलता मां की कड़ी मेहनत का नतीजा है। राजस्थान के उदयपुर में स्विमिंग पूल नहीं थे तो होटल में प्रैक्टिस कराई, क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाया और दुनिया ने जाना तो प्रधानमंत्री ने भी हौसला बढ़ाया। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे सुबह सुबह इतनी जल्दी मचा रखी है। हाँ बाय पापा। आप में से कौन कौन विदेश में हायर स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है? मैडम इंटरेस्ट कितना होगा? जो भी अल्पसंख्यक स्टूडेंट विदेश में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी जैसी हाई स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है, उसके इंटरेस्ट पर सरकार सब्सिडी दे रही है। यानी आपके एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट अब सरकार चुकाएगी। मदद हमारी, मंजिल आपकी। छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ये ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपया छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को
इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। हेलो, लड़की है मामा जी। क्या खबर पक्की है? हाँ जी। तू क्लिनिक में रुक, समझ गया? चलो ठीक है। वो लड़की है जी। महेश सोच क्या रहा है? बहू को तैयार कर जल्दी। अरे जल्दी कर, डॉक्टर अपने अरुण मामा जी की पहचान क्या है? रजनी तैयार हो जाओ, क्लिनिक जाना है। ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं। बेटे की आश में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का भी योगदान है। Your business needs a reliable and cost-efficient delivery solution. Introducing Express Parcel and Business Parcel. Your customer selects the product. Our pickup service collects it from you and provides fast, secure and economical delivery at your customer's doorstep. We also collect cash from them and offer you fast cash remittance service. Now enjoy the growth and success of your business with India Post Parcel Services. Keep your business ahead. अगर सच्ची लगन है और आपका मेहनत है तो आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। इस हकीकत को जिंदगी में उतारने वाली ये बसंती है, झारखंड की वो पैरा टीचर जो पिछले 9 सालों से शिक्षा की लौ जला रही है। नवजात की लाचारगी पर लोगों ने जिंदगी खत्म करने की सलाह दी, लेकिन माँ ने किसी की नहीं सुनी। स्कूल भेजा, मैट्रिक पास हुई और उसके बाद बसंती आगे बढ़ती चली गई। टीचर बनी तो सरकार ने हौसला बढ़ाया और देश ने सिर आंखों पर बैठाया। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बचपन में पेड़ चढ़ना अच्छा लगता था। बड़ी हुई तो सब चाहते थे कॉर्पोरेट लैडर चढ़ जाऊं। कुर्सी पर बैठे इनविजिबल सीढ़ियां चढ़ना नॉट माई स्टाइल। मुझे पसंद है टेक्नोलॉजी और पहाड़ चढ़ना। एंड दिस इज द ओनली जॉब जो मुझे दोनों करने देता है। इट्स लोनली एट द टॉप बट द व्यू इट्स इनक्रेडिबल। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। अरे जग्गू, कल चाय पर आ रहा है ना? नहीं यार, घनसू कुछ दिन से पीछे पड़ा हुआ है आधार बनवाने के लिए। इस उम्र में क्या जरूरत है आधार बनवाने की? आधार से तो मैंने बैंक खाता भी लिंक कराया है, जिससे मेरी गैस सब्सिडी सीधे मेरे खाते में आ जाती है। यही नहीं, जो मेरे यहाँ शांति काम करती है ना, उसे भी आधार से विधवा पेंशन मिलने में आसानी हुई है। आप उम्र के किसी भी पायदान पर हो, आधार आपको सरकारी एवं गैर सरकारी सुविधाओं को पाना आसान बनाता है। माँ, अगर मैं मेरा नाम शीतल से शेखर कर दूं, तो क्या तुम मुझे थोड़ा और पढ़ने दोगी? पापा, अगर मैं अपना नाम राधिका से राहुल कर दूं, तो क्या आप मुझे किसी दूर शहर में पढ़ने भेजेंगे? सपने हासिल करने का मौका सिर्फ बेटों को क्यों, बेटियों को क्यों नहीं? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, आज 23 जनवरी है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। और आज हम यही याद कर रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या इतिहास में नाइंसाफी हुई है, जिस तरह का उनका योगदान था, क्या उसको नजरअंदाज किया गया और किया गया तो सवाल यह भी उठता है कि क्यों किया गया, क्योंकि अब तक सबने ये माना कि नेताजी के जो उनका योगदान था उसको उस तरह से नहीं डिपिक्ट किया गया, उस तरह से नहीं चित्रित किया गया जो उनका योगदान था। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं किया गया? हमारे साथ जनरल बख्शी हैं और हमारे साथ संदीप देव हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ शिक्षाविद, जाने माने शिक्षक प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, आज की हम ये जो संदीप देव ने कहा ये एक अलग पक्ष हो सकता है, लेकिन आज भी कई सारी चीजें जो सामने आई हैं, एनसीईआरटी 8वीं की किताब में नेताजी पर जो लेख था उसमें से अचानक आरटीआई से पता चला 500 शब्द गायब हो गए।
पहले वो लेख बड़ा था लेकिन 500 शब्द अचानक उसमें से काट दिए गए। 12वीं की कक्षा में 1250 शब्दों का लेख था, उसको जस्ट 87 शब्दों में समेट दिया गया। ये अभी के रिसेंटली की, ये 1997 की बात है, 2000 की बात है। क्या इस तरह से हम अपने ऐसे राष्ट्र पुरुषों के साथ व्यवहार कर रहे हैं कि उनको हम कम से कम इतिहास की किताबों में वो जगह नहीं दे रहे जो जिसके वो हकदार हैं? देखिए अशोक जी, इसमें दो चीजें देखिए आप। पहली बात तो ये कि एनसीईआरटी की किताब में एक एडिटोरियल बोर्ड होता है, वो किताब के साइज को और कितनी नॉलेज किस लेवल तक के बच्चे को क्या देनी है, उसमें पेडागोगिकल साइंसेज इन्वॉल्व होती हैं। उसमें अगर आप उन किताबों में देखेंगे तो उसमें जो भगत सिंह है उसके लिए तो बहुत थोड़ा है, उसके लिए बहुत थोड़ा। वो फ्रीडम स्ट्रगल की जो किताब है उसमें आप और भी देखेंगे, उसमें जो वामपंथियों के लिए उस पर भी बहुत थोड़ा है, जबकि उनका बहुत बड़ा स्ट्रगल है। इस देश में जितनी बात जो संदीप देव जी बता रहे हैं, इसमें जो इन्होंने कमेंटेंट से गाइड वाली बात की, वो एक आइसोलेटेड बात बता रहे हैं। और अगर कोई ये कहता है कि वामपंथी इतिहासकारों ने लिखा है, तो चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी चाहे मौजूदा सरकार है, इनकी सरकारें भी किसी ना किसी राज्य में 20-25 साल से लगातार आती जा रही थी। इन्होंने कोई ऐसा एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ही नहीं बनाया जहां पे नेताजी के जो डॉक्यूमेंट्स रिवील हुए या वो हुए उन पे रिसर्च की जाए। ठीक है, आपने बहुत वैलिड पॉइंट रहा जी जनरल साहब। किसी भी सरकार ने नहीं बनाया। अगर और आज भी बहुत सारे जो फाइलें उजागर की गई जनरल साहब, आज भी उन फाइलों, 1 साल से फाइलें लगातार उजागर हो रही हैं, उनमें ऐसे कुछ नहीं निकला जिसको लेकर लगातार बात होती थी कि भाई ये थ्योरी है, वो थ्योरी है। और इसमें एक बात और मेरी एक बात दूसरा, जहां तक इन्होंने कहा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि वो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ेंगे। अभी जो रिसेंटली ब्रिटिश डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ, ये बात एस्टेब्लिश होती है जो अंग्रेजों ने अभी डॉक्यूमेंट रिलीज किया। वो महत्वपूर्ण बात है। देखिए साहब, बात ये नहीं है कि 47 शब्द या 80 शब्द, ये शब्दावली की बात नहीं हो रही। बात है बुनियादी, क्या हमको आजादी मिली बिना खड़क बिना ढाल, या ये आजादी के लिए खून बहा? 60,000 थी नफरी इंडियन नेशनल आर्मी की, जो दस्तावेज हैं उसके मुताबिक 26,000 शहीद हो गए। 26,000 आईएनए के सिपाही शहीद हो गए ये नेताजी की कमान के नीचे, उन्होंने लड़ाई लड़ते लड़ते। आज क्या उनके लिए एक भी वॉर मेमोरियल है? नहीं। क्या आईएनए को वापस लिया गया भारतीय सेना में? नहीं। उनकी पेंशन रोक दी गई। जो भी लड़े उनको ट्रेटर्स की तरह ट्रीट किया गया। उनको पेंशन मिली 1977 में, जबकि जनता सरकार आई और कांग्रेस सरकार गई, उनको ट्रेटर्स ट्रीट किया। नेताजी के जो बंधु हैं उनके ऊपर आईबी ने सर्वेलेंस रखी और ये नॉलेज उन्होंने शेयर करी ब्रिटिश MI5 के साथ 1968 1970 तक। जनरल साहब, लेकिन एक बात जो प्रोफेसर वाजपेयी ने उठाई, उन्होंने कहा कि अभी क्यों नहीं एकेडमिक रिसर्च होती। और मैं फिर वही पढ़ा कि 1 साल से हम कह रहे हैं कि फाइलें, तो जो अर्ध सत्य बहुत सारा नेताजी को लेकर था, आज भी वो सच सामने नहीं है, आज भी पता नहीं। क्योंकि यहाँ पे एक लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस, कोर्ट हिस्टोरियंस की कोटरी थी जिन्होंने सब कुछ डोमिनेट कर रखा था। वो अपने ही लोग लाते थे, अपने ही लोग। नहीं, आप देखिए उन किताबों में कांग्रेस की भी आलोचना है, उस किताबों में गांधी जी की भी आलोचना है। ऐसा नहीं है, चाहे वो बिपिन चंद्रा की किताब है चाहे एनसीईआरटी की किताब है। जी, मुझे प्लीज बताइए, डिड वी गेट इट बिकॉज ऑफ वायलेंस और नॉन वायलेंस? ये बेसिक सवाल है। नहीं, वही बेसिक सवाल है। बेसिक सवाल ये है कि हर ग्रुप की, हर विचारधारा की, हर टाइप की जो आजादी के आंदोलन की भिन्न भिन्न कैंप थे, सबकी लड़ाइयों ने अंग्रेजों की टांगें ढीली की। और रॉयल इंडियन नेवी के रिवोल्ट के बाद अंग्रेजों को यह पता लग गया कि अब यहाँ पे ज्यादा टिकना मुश्किल है, और उसके बाद ही उनके डॉक्यूमेंट्स में है। आप सही कह रहे हैं, और उसमें 2 झंडे लेके चले, तिरंगा और लाल। सबकी भूमिका हो सकती है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, ये कह देना कि सिर्फ आईएनए से आजादी मिली नहीं, या फिर नेताजी की भूमिका के ऊपर उस तरह का वर्णन किताबों में नहीं मिलता। यही तो हमारा आज का सवाल है। देखिए क्यों हम उनके साथ नाइंसाफी करते हैं? 1946 के रिवोल्ट के मैं वही कह रहा हूं, क्यों नाइंसाफी? क्या संदीप देव, क्या आपको लगता है जो जनरल साहब कह रहे हैं कि क्या एक वर्ग विशेष तरह के लेखक थे या इतिहासकार थे इसलिए? लेकिन जो प्रोफेसर वाज ने कह रहे हैं, सवाल है कि अब तो बदलाव बहुत सारी जगह पर है, क्यों नहीं अब इस तरह की रिसर्च हो रही, क्यों नहीं इस तरह की चीजें सामने आ रही? प्रक्रिया शुरू है। दो चीजें मैं बताऊं, पूरी दुनिया का जो इतिहास है वो शासकों का इतिहास है, शासितों का इतिहास नहीं होता कभी भी। भारत की जब स्वतंत्रता आंदोलन को आप देखेंगे, जब से नेताजी आते हैं, नेहरू आते हैं, महात्मा गांधी आते हैं, अब आप देखेंगे कि
नेताजी का उस समय डिस्कोर्स जो आप कहेंगे कि थोड़ा प्रतिद्वंदिता जो चल रही थी, किससे चल रही थी? गांधी थे, नेहरू थे। अमीय घोष को नेताजी ने लेटर लिखा है 39 में कि मेरे पूरे मिशन को और खुद मुझे जिस आदमी ने सबसे ज्यादा डैमेज किया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। गांधी जी के साथ जब उनका टकराव हो रहा है, आप देख रहे हैं पट्टाभी सितारमैया को लेके, और गांधी जी को, मैं ये नहीं कि गांधी जी का दोस्त कुछ था, नेताजी पूरे कांग्रेस पार्टी को वामपंथ धारा की ओर ले जाना चाह रहे थे। गांधी जी ने एक बहुत अच्छा रोल उसमें क्या प्ले किया, वो जानते थे कि नेहरू चीजों को लोग को झुक जाते हैं। उन्होंने उन दोनों के बीच एक फ्रिक्शन क्रिएट किया गांधी जी ने। 1900 आप जब 27 में देखेंगे, नेहरू जब अध्यक्ष बनते हैं जी, तो अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले नेहरू ने अपनी कार्य समिति में नेताजी को नहीं लिया था। तो गांधी जी वहां पे थोड़ा सफल होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि गांधी जी नेहरू का रोल, आप इतिहास जो लिखा फिर आदमी बाद में जो आते हैं मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, वामपंथी इतिहासकार हैं। नेताजी के लिए जो सबसे बड़ा गुस्सा वामपंथ में है वो इस बात को लेके है कि जब रशिया ने, जो उसका मूल बुनियाद है जिसपे ये टकराव कर रहे हैं, जब रशिया ने पे जर्मनी ने अटैक कर दिया, पूरा आप देखेंगे कि पूरा उस साम्राज्यवाद का जो लड़ाई था, जिसको वामपंथियों ने कहा था, कम्युनिस्टों ने, उस लड़ाई को उन्होंने पीपुल्स वार दिया नाम। और आपको आश्चर्य होगा, इसीलिए उस अपने जर्नल का नाम भी सीपिया ने पीपुल्स वार रखा था। अब वहां पे नेताजी धुरी राष्ट्रों की मदद ले रहे हैं जो रशिया के खिलाफ है, जो ब्रिटेन के। वामपंथ का ये जो गुस्सा है मार्क्सवाद का ना, वो नेताजी के इतिहास को, जो नेताजी का खत्म किया गया, इसलिए बहुत बड़ी देखिए, अभी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नए डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं, उसमें जो वामपंथियों की आशंका थी वो उसमें सिद्ध होती है कि हिटलर का प्लान रशिया के बाद इंडिया की ओर था। बकायदा वार मैप्स में उसके मिलिट्री स्ट्रेटेजी के मैप्स उन्होंने रिवील किए, आप चाहे तो उनको पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, जहां तक बात है और नेताजी के वामपंथियों की नेताजी से नाराजगी, वामपंथियों की नेताजी से नाराजगी नहीं थी, विचारधारात्मक डिफरेंसेस थे। और वो विचारधारात्मक डिफरेंस कांग्रेस के नेताओं से भी थे। वो विचारधारात्मक डिफरेंसेस उस समय में जो सांप्रदायिक ताकतें थी, जो देश की आजादी को लड़ाई ना लड़के बल्कि अंग्रेजों का साथ देती थी, उनके खिलाफ भी। ठीक है जनरल साहब, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग पहलू इतिहास का बताऊं। हालांकि गांधी जी में और नेताजी में इतने शार्प डिफरेंसेस हुए थे कि नेताजी कांग्रेस छोड़कर, देश छोड़कर चले गए, लेकिन हैरत की बात यह है साहब कि आखिर में टुवर्ड्स 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट तक नेताजी की विचारधारा और गांधी जी की विचारधारा बिल्कुल मिल रही थी। जब गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे, पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, नेहरू जी शामिल, उन्होंने अपोज किया था और गांधी जी ने उस पे किया। और उन्होंने उस वक्त नारा दिया था, करो या मरो। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कह दिया था कि अब ये आखिरी चांस है, अभी चाहे वायलेंस भी हो जाए तो कोई बात नहीं। उन्होंने ये भी कहा था, करो या मरो। तो देखिए, ये दोनों जो थे, गांधी जी ने महान योद्धा कहा, और उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता उन्होंने ही सबसे पहले आखिरी एक्सचेंज आप देखें तो दोनों बिल्कुल एक धरी पे वैचारिक मतभेद थे, लेकिन उसके बावजूद और एक दूसरे का सम्मान। देखिए, आजादी के आंदोलन में वैचारिक मतभेद होती हुए भी कांग्रेस तब पार्टी नहीं थी, कांग्रेस एक मूवमेंट थी आजादी का, उसमें सभी लोग शामिल थे। ठीक है, मैं उसको चैलेंज, मेरा जो मूल उसमें नेताजी भी थे। मूल सवाल ये है कि नेताजी के साथ जो नाइंसाफी है वो दरअसल इतिहास में क्यों हुई। अब मैं इस पर आता हूं, बहुत संक्षेप में मैं सबसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है अब वक्त आएगा प्रोफेसर वाच ने इतिहास को फिर से लिखने का, और नेताजी को जो सम्मान हमने नहीं दिया, कम से कम अब वो सम्मान उनको मिलना चाहिए? नहीं, देखिए, इसके लिए मेरा एक अनुरोध है देश में सरकार से भी और इतिहासकारों से भी और सभी से, कि जितने डॉक्यूमेंट्स अब रिवील हुए हैं आर्काइव्स में या जहां भी, उसके ऊपर बकायदा एक एकेडमिक रिसर्च करवाई जाए। अफसोस की बात है कि सबकी सरकारें कहीं ना कहीं रही हैं, कभी ना कभी रही हैं, किसी ने उसके लिए एकेडमिक रिसर्च के लिए बॉडीज ही नहीं बनाई, और जो एकेडमिक रिसर्च के प्रोजेक्ट्स थे उनको कैंसिल कर दिया। और बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में बकायदा ICHR में एक डॉक्यूमेंट वो बन रहा था, वो उसको भी खत्म कर दिया प्रोजेक्ट को। इसलिए हमें उनको देखना होगा, और जो रिजल्ट आएगा उसको देख लेंगे फिर क्या है। संदीप देव, क्या आपको लगता है कि मेरा मानना है कि जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, ये उतना आसान नहीं है। आप जब एक पूरी समिति बनाते हैं और उसमें आप NGOs के लोगों को बैठाते हैं, इतिहास कौन लिख रहा है? अब से पहले की सरकार में तीस्ता चितलवार लिख रहे हैं, योगेंद्र यादव लिख रहे हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं इतिहास। और अगर आपने बदलने की कोशिश की, आप पूरे देश में आप देखते हैं भगवा करण समथिंग, बहुत सारी चीजें हैं कि सबको अपना माइंड खोलना पड़ेगा और हर किसी को आगे आना होगा। एक
अपनी अपनी विचारधारा छोड़ के भारत राष्ट्र को अपनी विचारधारा बना के अगर आप वो काम करते हैं तो एक तो बेहतरीन इतिहास, सबके साथ इंसाफ के साथ इतिहास लिखा जा सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर शुरू किया अभी जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, लेकिन कल को जेएनयू से आवाज आएगी भगवाकरण हो रहा है, तो आप नहीं लिख सकते। चलन साहब, देखिए कुछ भी आवाज आए आपको ये अब करना होगा। मोदी जी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि ये डीक्लासिफिकेशन, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नौकरशाही ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने धीरे से इसको डिरेल कर दिया है जैसे किया जाता है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स रिवील हुई हैं ज्यादातर वही हैं जो कि पहले 3 इंक्वायरी कमीशंस के सामने आ चुकी थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक भी फाइल जो है नहीं डिक्लासिफाई हुई। रूस से हमको एक कतरा नहीं मिला है। ये चीजें लानी होंगी तभी जाके सत्य उजागर हो सकता है। और मैं अभी भी बता दूं, ये जो पूरी थ्योरी बनाई जा रही थी कि वो ही हैज डाइड इन द प्लेन क्रैश, फैक्ट है कि जो अभी डॉक्यूमेंट्स रिवील हुई हैं उनमें ये आया है कि 3 बार 18 अगस्त 1945 जबकि कहा जाता है तथा कथित एयर क्रैश हुआ था, उसके बाद 3 बार नेताजी ने 31 मीटर बैंड पर रेडियो ब्रॉडकास्ट किए हैं। 26 दिसंबर 1945 ये कोई भूत बोल रहा था, 1 जनवरी 1946 और आखिरी ब्रॉडकास्ट है 19 फरवरी 1946। मैं आपको बता दूं, हैरत होगी, 1 मिनट प्लीज सुन लीजिए, आपको हैरत होगी सुन के कि 2 ट्रीटीज थी ग्रेट ब्रिटेन और रूस के बीच में, एक नवंबर 1941 की और फिर मार्च 1944 की, जिसके अंदर कोवर्ट ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के बीच दोनों का जो था एक एग्रीमेंट था एक्सचेंज का। इसके तहत अंग्रेजों ने नेताजी को वॉर क्रिमिनल कहकर इन ब्रॉडकास्ट के बाद स्टालिन से कहा था कि उन्हें जेल में डालें, वो उन्हें जेल में डाला गया। और ये भी अटकलें हैं कि वहां अंग्रेजों ने कहा इसको वापस आने की जरूरत नहीं है। बूडी की चिट्ठी है जो होम मेंबर था कि लीव हिम वेयर ही इज, उसे वहीं रहने दो जो जहां है। और यह भी कहा जा रहा है कि उनको वहां इंटेरोगेशन करने के लिए अंग्रेज टीम गई जिसने टॉर्चर करके मारा है। बहरहाल ये सब चीजें जो हैं, ये थ्योरी जो है, ये जो सत्य हैं, कुछ अर्ध सत्य हैं, कुछ जानकारी नहीं है, ये सारी जानकारी जो है पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। और इसी पूरे मकसद से जो है जो नेताजी से जुड़ी फाइलें हैं वो डीक्लासिफाई होनी शुरू हुई थी। लेकिन अब तक भी जैसा कि जनरल साहब ने बताया कि बहुत सही जानकारी या कह सकते हैं कि बहुत अंदरूनी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। उम्मीद ये करेंगे जानकारी देश के सामने आनी चाहिए और नेताजी का जो योगदान था वो वक्त आ गया है कि देश जाने और देश की युवा पीढ़ी जाने, और इसके लिए चाहे फिर से रिसर्च करनी पड़े या इतिहास को नए सिरे से लिखना पड़े, वो भी करना हो तो वो भी जरूर करना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का 2 टूक में शामिल होने के लिए। 2 टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।